नमस्ते, मैं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने चेहरे और आपसे अक्सर बात करने वाले श्री बी के धर साहब को। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज फादर्स डे है, इसलिए विशेष अवसर है और हम लोग अब कह सकते हैं कि नाती पोता वाले हैं, इसलिए फादर के फादर हैं, इसलिए इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन और खबरें उस पर चर्चा कर लें। पहले अबूझमाड़ में मुठभेड़, 8 नक्सली मार गिराए, एसटीएफ जवान शहीद। 2 माह में अबूझमाड़ की चारों दिशाओं में 4 बड़ी कार्रवाई। ये पहली खबर है अखबार की नारायणपुर से। और इसके अलावा फादर्स डे पर से जुड़ी हुई खबरें हैं। पुलिस की धमक दिखनी चाहिए, किसी भी कीमत पर न बिगड़े कानून व्यवस्था। सीएम साय ने की गृह विभाग की समीक्षा, नशाखोरी जुआ सट्टा पर लगाए रोक। शादी के लिए दुर्ग में दिव्यांगों की भीड़, 30 से ज़्यादा जोड़े पहले से शादीशुदा। कोमल साहू की मृत्यु की जांच करेगी एसआईटी, रायपुर की खबर है। केंद्रीय मंत्री तोखन बोले, डबल इंजन की सरकार में तेजी से होगा विकास। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आए तोखन, रायपुर से खबर। भाजपा और संघ समन्वय बैठक में अब करेंगे मंथन। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होगी राष्ट्रीय समन्वय बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी लेंगे हिस्सा। ये खबर नई दिल्ली से। 93% पिता मानते हैं कि वे बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। 76% पिता कहते हैं उन्हें भावनात्मक सपोर्ट चाहिए, लेकिन कह नहीं पाते। ये नई दिल्ली से खबर एक अखबार ने प्रमुखता से आज फ्रंट पेज पर इसी खबर को छापा है। और इसके अलावा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, 4 हमले हुए वहाँ जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया है, उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री, वहाँ के राज्यपाल, सेना के प्रमुख सब आज एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। वो खबर भी अखबारों में और चैनलों में प्रमुखता से लगाई गई है। बात हम वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि कश्मीर की बात है और धर साहब हों और कश्मीर की बात हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ताल्लुक़ वहाँ से हैं और निरंतर आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों यारों से बात करते रहते हैं। और कश्मीर हम लोगों की एक कमज़ोर नस हो गया है। वहाँ थोड़ा सा भी जुम्बिश होती है तो हमारा पूरा शरीर कांपने लगता है, क्रोधित हो जाते हैं, कभी भय भी होता है, मन में उत्पन्न हो जाता है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उस दिन जिस तरह से 9-10 तीर्थयात्रियों को हलाक कर दिया गया, मतलब इस तरह से मारा गया ड्राइवर को गाड़ी के कि वो खाई में गाड़ी गिरी और 10 लोगों की मौत हुई। उसके बाद निरंतर वहाँ घटनाएं हुई हैं और उनको मार तो दिया गया कुछ लोगों को, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद पाकिस्तान में जो खड़बड़ाहट है, उसका दुष्परिणाम कहीं न कहीं हमको भुगतना पड़ रहा है कश्मीर के जरिए। तो जो आज बैठक हो रही है, इस पर सबकी दृष्टि है और ये कहा जा सकता है और प्रमाण भी हैं इसके कि केंद्रीय गृह मंत्री बाद में देखेंगे वाले नहीं हैं, ठोंको बजाओ वाले हैं। क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 बात मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली तो ये है जी कि ये जो हमले हुए, ये इनकी तैयारी काफ़ी समय से चल रही होगी कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं जी तब शांत होकर धीरे से बैठे रहेंगे जी। अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो उसी दिन एक धमाका, उधर वो शपथ ले रहे होंगे, इसी हम धमाका कर देंगे जी। और उसके बाद 3-4 अलग अलग जगह अटैक हुए। सेना ने और पुलिस ने और सीआरपीएफ ने अपना जो एक्शन लेते हैं कि उस जगह की भौगोलिक स्थिति को अगर समझे तो तब ये बहुत आसान होगा किसी दूसरे को बाहर बैठे हुए को ये बोलना, अरे क्या है 2-3 लोग ही तो हैं। नहीं, इतना भयंकर जंगल है जी कि उस जंगल में आप 50 मीटर आगे का भी नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे आदमी शहीद होते, नहीं तो वो तो सारी प्रोटेक्शंस लेके चलते हैं जी। लेकिन मैं जो कहने वाला हूँ, जिस तरह से, देखिए मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, जिस तरह से कहते हैं ना कि हिंदुओं को जो खतरा है वो हिंदुओं से ही है। जी। पाकिस्तान तो हमारा घोषित दुश्मन देश है जी। ये कौन लोग हैं जो कि इनको यहाँ पे खाना खिलाते हैं, इनको पनाह देते हैं, इनको अपने घर में रखते हैं। एक महीने से बता रहे हैं कि एक महीने से ये लोग थे। ये तो भला हो, एक नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो नाम बेचारे का उसने फाइनली शायद बोल दिया कि मेरा नाम ना लिया जाए जी। उसने बच्चों ने उसको बोला कि भाई 2 आदमी जो है पानी मांग रहे हैं, बाहर के हैं जी। तो उसने तुरंत जो है पुलिस या जो भी कोई तरीका होगा उस तरीके से उसने तुरंत इन्फॉर्मेशन दी, तो उनको आके पुलिस ने पकड़ लिया और मार दिया। नहीं तो वो तो उसी गांव में जहाँ पे वो
पानी मांग रहे थे, क्योंकि इनका कोई धर्म ईमान तो होता नहीं है। पानी मांगेंगे, पानी पिएंगे और उसके बाद उन्हीं को गोली से उड़ा देंगे। तो 30, 40, 50 पता नहीं कितने मारे जाते अगर उस आदमी की अलर्टनेस नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि एक आदमी की अलर्टनेस ने एक बहुत बड़ा अपराध होने से बचा दिया। तो ये कौन लोग हैं जो कि पकड़े गए हैं? बहुत सारे अंदर भी हो गए हैं। पहले के मुकाबले मैं आपको ये बता देता हूँ कमलेश जी, पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी हैं। और ये लोगों के साथ हमको निपटना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत की पाकिस्तान बॉर्डर भी। अच्छा, ये भी लोग बोलते हैं कि बॉर्डर में कैसे आगे घुसपैठ। उस बॉर्डर को अगर आप जाके देखेंगे तो कोई किसी के लिए संभव नहीं है कि हर समय हर जगह पे नज़र रखी जाए। और ये तो चूहे बिल्ली वाला खेल होता है। बिल्ली बैठी रहती है चुपचाप, कब चूहा आए, भले ही 1 घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए, वो बैठी रहती है। उसी तरह ये लोग भी बैठे रहते हैं। जहां इन्होंने देखा हल्की सी गैप बना, हल्की सी जगह बनी, तुरंत अंदर आ जाते हैं। और ये मैं एक मैं इसको उदाहरण देता हूँ। अमेरिका का मैक्सिको के साथ में बॉर्डर लगता है, काफ़ी बड़ा बॉर्डर लगता है, और मैक्सिकन्स वहाँ से हज़ारों की संख्या में आ रहे थे बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट, बगैर मतलब कानूनी प्रक्रिया के। तो इन्होंने लाख कोशिश कर ली अमेरिका के प्रशासन ने सब तरह की सुविधाएं होने के बावजूद रोक नहीं पाए। इसने तो दीवार बनवा दी थी ट्रंप ने, पर हालांकि उसको फिर हरा दिया गया। तो उन्होंने नीचे 1 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद दी और वो सुरंग ऐसी कि उसको देख के अच्छे हैरान रहे कि इतनी लंबी सुरंग, इतनी बढ़िया सुरंग बन गई, पता नहीं चला। तो इसलिए इसमें पहले जो है, ये अभी गए हैं, अमित शाह गए हैं या और भी दूसरे वरिष्ठ लोग गए होंगे। अंदर वालों को पकड़ो, पहले अंदर वालों को आप पकड़ोगे तो ये बाहर वालों की कोई औकात नहीं है फिर उसके बाद कि वो किसी को मार सके। बाकी हुआ तो है, वो बेचारे जयपुर के ही थे वो लोग शायद, मेरे ख्याल से, जो दर्शन करने गए थे। दर्शन करके वापस हंसी खुशी वापस लौट रहे थे। बहुत मन में प्रसन्नता होगी, श्रद्धा भक्ति भरी होगी। और उनको छोटे छोटे बच्चों को 12 गोली बताते हैं, एक बच्चे को तो लगी हैं, और 3-4 बच्चे मर गए, बाकी बड़े मर गए। ये कौन है भाई? जी। इनको तो ये कहा जा सकता है कि उर्दू में उनको कहते हैं, हम लोग इनको कहते हैं राक्षस, उनके यहाँ इबलीस कहा जाता है। इबलीस की औलाद हैं, राक्षस की औलाद हैं जो इस तरह का कृत्य करते हैं। उनकी कोई जाति, कोई धर्म, कोई जगह नहीं होती। वो सिर्फ खून के या मौत के सौदागर होते हैं। अब हमारे गृह मंत्री इस मामले में ज़रा टाइट हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब कुछ न कुछ वहाँ होगा। अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है 28-29 जून से, तो उसको लेकर के भी बैठक होगी और जितनी घटनाएं हाल फिलहाल हुई हैं उस पर चर्चा करके उसका कुछ न कुछ निदान निकाला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह के छत्तीसगढ़ में भी उसकी धमक दिखाई देती है। हालांकि पिछले 5 साल तक तो भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी, तो उस कार्यकाल में भी थोड़ा सा टाइट किया गया था। लेकिन अभी जिस तरह से विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मारा जा रहा है, ये नक्सली भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको दोनों को बराबर मानता हूँ। बस ये अंतर सिर्फ इतना ही दिमाग में रहता है कि वो उनको विदेश से ताकत मिलती है और इनको भी विदेश से मिलती है, लेकिन वो अघोषित रूप से, उनको तो घोषित रूप से है। इनको जिस तरह से मारा जा रहा है, कल भी 8 लोगों को मारा गया, 8 नक्सलियों को। ये वो नक्सली हैं जिनके ऊपर इनाम घोषित है, यानी पुलिस की नज़र में जिन लोगों ने पहले भी कई वारदात की है, कई ग्रामीणों को मारा होगा, पुलिस फोर्स पर हमला किया होगा, उनको मारा होगा, उन लोगों को मार गिराया गया। ये जो घटना है छत्तीसगढ़ में, जो नक्सलियों के विरुद्ध हो रही है कार्रवाई, मुझे लगता है कि सुखद संकेत है छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात पकड़ी है कि इनका जो एक ही उद्देश्य है कि बंदूक से अपना राज कायम करें। जी। उस राज को कायम करने के लिए इनका जो तरीका है, पहला तरीका यह है कि विकास मत होने दो। जी। दूसरा तरीका यह है कि पुलिस को या प्रशासन को घुसने मत दो। और तीसरा तरीका यह है कि जो वहां काम कर रहे हैं सबसे वसूली करो, डकैती डालो। डकैती बोल लीजिए उसको, हाँ डकैती है बोल ली। अब जब ये उजागर होता जा रहा है कि
जितने टॉप नक्सली हैं उनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो इलाज करने के लिए विदेश जाते हैं, उनकी पत्नी जो है वो जब बच्चा प्रसव देना होता है तो भारत के टॉप अस्पतालों में जाते हैं, और ये बेचारे गरीबों को ये मरवाते रहते हैं। तो मोह भंग तो हो गया, जैसे कश्मीर में मैंने आपको बोला, कश्मीर में मोह भंग हो गया आतंकवादियों से, उसी तरह बस्तर में या उसके आसपास के इलाकों में, या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मैं उस बेल्ट की बात कर रहा हूँ, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसमें जो है लगभग मोहभंग हो गया है। लेकिन अभी भी उनको खुद की अपनी रोजी रोटी मरती हुई दिख रही है, तो वो लोगों को बाहर नहीं, अभी भी 4-5 दिन पहले भी 2 भाइयों को ले गए उठा के और मुखबिर करके उनके परिवार वालों के सामने उनकी हत्या कर दी। इससे जघन्य अपराध क्या हो सकता है? तो ये बहुत अच्छा कर रही है साहिब सरकार, इनको बिल्कुल पीस देना। अब जैसे निकले हैं एक बार तो बुलडोजर करते हुए निकले, एक साइड से उसको एरिया को घेरे, उसको खत्म करें और आगे बढ़े, और खत्म करें आगे बढ़े, और ये इसी साल में कोशिश करके इसको समाप्त कर देना चाहिए। और बस्तर, जगदलपुर, ये सब एरिया जितने हैं इसमें विकास हो, वहाँ के लोगों को क्या हक नहीं है कि वो लोग भी विकास करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका अधिकार है, और उस अधिकार से वंचित करने में नक्सलियों की भूमिका होती है। जैसे आतंकवादियों के बारे में हमारे मन में आता है कि इनको पकड़ के बिल्कुल इनको टुकड़े टुकड़े करना चाहिए। गोली से तो मार दिया आपने एक बार में, उनके यहाँ लगा वहाँ लगा, जय सिया राम हो गए, तड़पा के मारना चाहिए। जी, जिनको बोलते हैं ना, मतलब संगसार किया जाता है, जैसे उर्दू में एक इस्लाम धर्म में है ना कि पत्थर से मार मार के मारा जाता है ताकि उसको कष्ट हो, वैसे ही इन लोगों के साथ भी बर्ताव होना चाहिए। लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता, तो जो इजाज़त देता है या जो नहीं देता, थोड़ा बहुत सरेंडर कराने का की है हमारे यहाँ की भी, ठीक, आप सरेंडर कर दो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा नौटंकी की तो उसके बाद गोली मार देने का अधिकार आपको नहीं है, लेकिन मार दिया जाता है उसको। अब देखिए वो तो होगा, करना भी चाहिए। उनको लाके बिरयानी खिलाने से अच्छा है कि उनको, वो जो हमारे जो सुरक्षा बल वहाँ पे, वो भी तो इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर समय मेरे को मारता रहे और मैं ना मार पाऊँ, तो ये नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, वो आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। और अभी जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि हर भारतीय उसके पक्ष में है। बिल्कुल, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक की और उसमें कहा है कि पुलिस की धमक दिखनी चाहिए, किसी भी कीमत पर न बिगड़े कानून व्यवस्था, नक्सलवाद को खत्म करना हमारा लक्ष्य, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। स्वाभाविक है, एक दृढ़ संकल्प लेकर के अगर सरकार तय कर ले कि मुझे ये नहीं करना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर पुलिस तय कर ले कि हर बिट का, जो बिट के इंचार्ज होते हैं इनके, हर बिट का इंचार्ज तय कर ले कि हमारे यहाँ अपराध नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। वो टाइट अगर कर देना तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह का मुखबिरों का तंत्र होता है। और नहीं तो अगर, और ताकत होती है, और उनको अगर 4 लोगों को कुचल दो ना तो 8 लोग सुधर जाते हैं। बिल्कुल, उनको लगता है कि नहीं, इसके बाद मेरी बारी है, अपने आप वो सही रास्ते पर आ जाते हैं। बलौदा बाजार में घटना हुई थी पिछले दिनों, उसी से जुड़ी हुई खबर है ये। सीएम साहब ने जो गृह विभाग की समीक्षा की, वो समीक्षा कर रहे हैं लगातार, लेकिन कल जो चर्चा हुई उसमें बलौदा बाजार में जो घटना हुई, जिसमें एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय को बिल्कुल सफ़ेद बिल्डिंग को काला कर दिया गया, पूरा राख बना दिया गया, कलेक्टर एसपी को सस्पेंड कर दिया गया, प्रशासनिक और सरकारी जो व्यवस्था है, सरकार की जो नीयत है उसके हिसाब से कार्रवाई हुई। लेकिन एक बड़ी बात इसमें आ रही है कि भीम रेजिमेंट के और किस किस रेजिमेंट के लोगों को पकड़ा गया, या कुछ लोग फरार हैं। 132 लोगों के आसपास पकड़े गए हैं या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ये घटना जो है छत्तीसगढ़ की, मैंने एक दिन, आप लोगों ने देखा होगा, 5-7 मिनट का आजकल मैं शुरू कर दिया हूँ कि अपनी भड़ास अकेले दिल की बात, दिल की बात। तो उसमें मैंने इस बात को कहा था कि किसको जला रहे हो आप? भारत का जो भी हिस्सा कहीं थोड़ा सा कष्ट पाएगा, पूरे भारत को तकलीफ होती है। और हम एक राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस नक्सलवाद को ख़त्म करने की मुहिम चल रही है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत प्रदेश है। इस प्रदेश में चाहे भीम रेजिमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट हो, सपा बसपा, कोई भी अगर शांति के इस तालाब में पत्थर मारने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाना चाहिए, और सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह का कृत्य करने हैं वो भूल कर रहे थे या किया है या करने वाले हैं, या उनके दिमाग में कहीं गंदगी होगी, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप अपने घर में ही आग लगा रहे हो। बिल्कुल, देखिए मैं इसमें 2-3 बातें बोलूँगा। पहले तो छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़िया जी, पूर्ण रूपेण जी, उसमें सतनामी जी, ये शांति प्रिय है। जी। मैं जब लैंको में था
तो 2-2.5 साल मैंने बहुत जुड़ के बहुत अंदर तक सतनामियों के साथ काम किया है। हाँ, वहाँ आसपास उनकी संख्या है। उनकी संख्या ज़्यादा है जी। और बहुत बड़े बड़े काम निपटाए हैं। इनका एक ही श्राप है जो कि गुरु घासीदास जी ने, मैं भी उनका भक्त हूँ, मैं बता दूं आपको। अभी मेरे बच्चों ने दिल्ली से, मतलब भांजे भांजियों ने, ये क्या हो गया, तो तब मैंने उनको बोला, उसमें साथ में लिख दिया मैं भी भक्त हूँ गुरु घासीदास जी का, क्योंकि वो उस अंधकार में से प्रकाश पुंज बन के निकले थे। जी। लेकिन वो जितनी उनकी शिक्षाएं हैं वो सब शराब इनको खराब कर देती है। ये शराब पीते हैं और शराब पी के फिर गलत काम करते हैं। लेकिन फिर भी शराब पीने के बाद 1 या 2 या 4 लोग आपस में भले ही भिड़ जाएं, लेकिन पूरे कम्युनिटी के तौर पे हिंसक नहीं होते हैं। कभी नहीं देखा मैंने, और 2-2.5 साल में रहा। तो ये तो मेरे को पूरा भरोसा है, पुलिस निकाल रही है और वो सब कर भी रहे हैं, कि ये तो प्रायोजित था। जी। हालांकि इसमें प्रशासन की गलती है कि जब 18 मई को एक गलत कांड हुआ है, और जैद खान के साथ बहुत ही श्रद्धा उनकी जुड़, मतलब वो दिल से जुड़े हुए हैं। वो अपने को और जैद खान को अलग नहीं मानते, वो मेरा ही है और मैं वो हूँ, ये मानते हैं वो। उसके साथ अगर छेड़खानी, वो भी प्रायोजित रहा होगा, बिल्कुल, जिसने भी किया होगा प्रायोजित रहा होगा। अब उसके बाद अगर वो सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे थे, उसमें जाते कलेक्टर, एसपी या बड़े सीनियर कोई अधिकारी जाते, शुरू के ही में जाके, देखो भैया ये 3 लोग हमने पकड़े, आप बोलते ये नहीं है तो बताओ कौन है। जी। वो लोग, वहाँ झगड़ा यही था ना, कि जो 3 लोग पुलिस ने पकड़े वो नहीं है, कोई और है, तो बताओ भैया आप कौन है, चलो सीबीआई इंक्वायरी करते। तो वहाँ पे तो बिल्कुल पक्की बात है कि थोड़ा सा निष्क्रिय रहे वो हमारे अधिकारी वहाँ के। जी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, और ये शांति प्रिय आंदोलन की परमिशन ली गई थी, ये जो हुआ है इसकी परमिशन ली गई थी, उसके बाद अचानक कैसे भड़क गए, पेट्रोल कहाँ से आया, पत्थर कहाँ से आए, मतलब ये तो प्रायोजित था। और ये तो ना तो सतनामी करता है ये, ना छत्तीसगढ़ी करता है। कुछ लोग घुस गए उसमें। हाँ, इसमें कोई ना कोई बाहरी लोग थे जो कि वहां पे जाके किए, और ऐसा दाग लगा गए छत्तीसगढ़ को कि जिसकी मिसाल ही नहीं है कोई। जी जी जी। आगे जो है, कभी कोई होगा तो बलौदा बाजार से उसका तुलना करके बोला जाएगा। जी। वो बता रहे हैं सैकड़ों साल, मतलब 100 साल, 80 साल, 70 साल पुराने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो सब जल गए। जी। और सबसे सुंदर बिल्डिंग थी कलेक्टर ऑफिस, वहां पे उसको खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी हमको उनकी मुखालिफत करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए ऐसे लोगों का, किसी भी समाज के हों। सतनामी समाज ही नहीं, किसी भी समाज के लोगों को चाहिए कि वो, अगर उनके समाज का कोई व्यक्ति है, और समाज तो छोड़ो जी, छत्तीसगढ़ के किसी हिस्से का व्यक्ति हो, भारत के किसी हिस्से का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई विष्णुदेव साय सरकार को करना चाहिए, कर रहे हैं। अगर कहीं थोड़ी मुलायमियत बरतते हैं तो नहीं बरती जानी चाहिए ऐसे लोगों के विरुद्ध जो छत्तीसगढ़ की शांत धारा को बदनाम करने की या उसमें थोड़ा परेशान करने की कोशिश होती है लोगों को। चलिए, अब एक खबर वो जिस पर अभी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, वो खबर है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों की। मोहन भागवत जी ने नागपुर में कुछ बोल दिया, फिर उसके बाद इंद्रेश जी ने कुछ बोल दिया, उसके पहले जेपी नड्डा जी ने कुछ बोल दिया था। अब खबर है ना, जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी भाजपा और संघ समन्वय समिति की बैठक में, जो केरल के पलक्कड़ में होने वाली है, वहाँ भाग लेंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर ये बात सही है कि जेपी नड्डा जी के उस कथन पर और जो परिणाम आया उसको लेकर के आरएसएस के लोग नाराज हैं, तो वहाँ जेपी नड्डा जी की खिंचाई होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को किसी और रूप में कहा जाए और उसके बाद उसको कामा लगा दिया जाए या कामा हटा दिया जाए या बिंदी बदल दी जाए, तो उसका मायने बदल जाता है। मुझे नहीं लगता कि, हो सकता है थोड़ी सी नाराज़गी होती है, जैसे पिता नाराज़ होता है बेटे पे भी पिता की बात करेंगे तो वो थोड़ा कठोर होता है, और कठोर इसलिए होता है कि बेटा हमारा सही राह पे चले। तो आरएसएस भी बाप है, भारतीय जनता पार्टी उसका बेटा है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, अलग भाजपा के लोग कई बार नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पसीने से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी, ये मैं अक्सर कहता हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे तर्क हैं, इसको कोई गलत सामने में बैठ करके साबित नहीं कर सकता, उसी की पैदाइश से। तो वो अगर कोई चीज़ कह दी है तो गलत नहीं कहें, अब इस बैठक में जो गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। मैं तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं पहले बोलना चाहूँगा जी कि संघ एक शुद्ध गैर राजनीतिक संगठन है। बिल्कुल ठीक है।
भले उसमें से वो खुद निकालते हैं लोगों को, जी भेजते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद चले जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं। जी। और उसका एक घटक है संघ का भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे उनके आयाम हैं, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी जी। भी है। तो ये इंद्रेश जी को कोई मतलब नहीं बनता था इस तरह का ये बकवास करने का। क्यों भाई, आप सड़क पे खड़े होकर क्यों बोल रहे हैं? आप मीटिंग में खड़े, एक पब्लिक मीटिंग में क्यों बोल रहे हैं भाई? जब आप गैर राजनीतिक हैं तो क्यों बोला आपने इस तरह की बात कि राम को जो नहीं मानते, अहंकार है, उनको 240? क्यों भाई, आपको कैसे पता चला? किसने बताया आपको? जी। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेरे को और गलत लगी कि संघ की तरफ से बोला गया कि ये तो उनका निजी विचार है। निजी विचार है तो निकालिए उनको बाहर। जी। अगर वो निजी विचार में संघ की जो नीति रीति है उसके विरुद्ध बोल रहे हैं पब्लिक मीटिंग में, तो निकालिए उनको बाहर संघ से आप। जी। और राजनीतिक टिप्पणी करने का संघ को अधिकार जरूर है, लेकिन अपने फोरम में। जी। या भारतीय जनता पार्टी में कहीं उनको कमी लग रही है, अपना बच्चा है उनका, कहीं अगर कमी लग रही है तो उस कमी को कमरे में बैठ के आप उजागर करेंगे कि एक पब्लिक मीटिंग में करेंगे? और ये इंद्रेश जी तो देखिए, चलिए खैर उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है। तो मैं बिल्कुल इससे असहमत हूं जो इंद्रेश जी ने बोला, और उसके बाद जो ये बोला गया कि ये उनका निजी विचार है। निजी विचार, संघ बहुत ही अनुशासित शिस्तित संगठन है, वहां पे इस तरह के निजी विचार आप मीटिंग में, संगठन की मीटिंग में अंदर कमरे में रख सकते हैं, सड़क पे खड़े होकर नहीं कर सकते। जी 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 जी, बिल्कुल। तो गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है जी। वो गलत किए हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो उसमें एक नहीं, मेरा ये कहना है, देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कमलेश जी, मेरे और आपके बहुत अच्छी मित्रता है, लेकिन कहीं विचार मिलते नहीं होंगे, तो क्या मैं आपको सड़क पे खड़े होके आपको गाली दूंगा? ठीक है, वो तो व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको कमरे में ले जाके बोले, देखिए कमलेश जी, फलानी चीज मेरे को आपकी अच्छी नहीं लगी, आप भी बोलेंगे हाँ भाई धर साहब, मेरे को भी आपकी फलानी चीज अच्छी नहीं, अच्छा ठीक है यार, मैं भी इंप्रूवमेंट करता हूँ, आप भी इंप्रूवमेंट करिए। लेकिन सड़क पे खड़े होकर थोड़ी बोलेंगे हम लोग। और ये कि अनुशासित संगठन में ये बोलना बहुत ही गलत बात की गई है। जी जी, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी गलत भाई, हो सकता है अहंकार से गए हो सकता है कोई और कारण हो, हजार कारण निकल रहे हैं, निकल के आ रहे हैं ना कारण एक एक करके। किसी पार्टी की घोषणाओं ने उनको वोट दिलवा दिए, किसी पार्टी के दुष्प्रचार ने उनको वोट दिलवा दिए, तो वो सब अहंकार है क्या? मैं उसको नहीं मानता। मैं बहुत, देखिए आपको पता है मैं स्पष्ट विचार रखता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, नहीं बोलता तो नहीं बोलता। इस मामले में बिल्कुल मेरे को स्पष्ट है, इंद्रेश जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जी खैर, ये मंच ही है अपना विचार रखने के लिए। हम इसीलिए इस कार्यक्रम को करते हैं कि अखबारों में जो छपा है या इससे इतर भी कुछ खबरें होती हैं जो अखबारों में नहीं होती, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। और जो हमारे साथ बैठे हो तो उनको पूरी स्वतंत्रता है अपने विचार व्यक्त करने की। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी बात से आप सहमत हो, आपकी बात से हम सहमत हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म विचार व्यक्त करने का है। चलिए, अब एक वो खबर जिस पे बड़ा मन है कि थोड़ी सी चर्चा की जाए, वो सीधा उसका सरोकार है हमारे आपसे, सबसे, मानव जीवन से। मानव जीवन क्या, जीवन मतलब जो प्राणी मात्र है, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो जिसमें जीव है, पिता की बड़ी भूमिका होती है। आज फादर्स डे है, और खैर ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो ये सब डे नहीं मनाए जाते थे, उसकी अलग एक पद्धति है। लेकिन अंग्रेज़ों की या जो फॉरेनर हैं जिनके यहाँ समय कम है अपने परिवार के साथ, तो मदर्स डे, फादर्स डे, सारे डे मनाया करते हैं। तो आज फादर्स डे अपन भी मान लेते हैं। अब खबर है 93% पिता मानते हैं कि वे बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो सही है। दूसरा, 76% पिता कहते हैं कि उन्हें भावनात्मक सपोर्ट चाहिए लेकिन कह नहीं पाते। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। ये हम लोगों के सबके साथ होता है कि कई बार लगता है कि ये ज़रूरत हमारी है, लेकिन हम बच्चों के सामने मुंह खोलने में ज़रा संकोच करते हैं। कई बार ये होता है कि बच्चे को डांट दिए रहते हैं, मन होता है कि उसको गले लगा लें, हिम्मत नहीं होती कहने की, क्योंकि ये लगता है, दिमाग में आता है कि अनुशासनबद्ध जीवन जीने का जो तरीका हमने सीखा था अपने माँ बाप से, वही मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। कहीं टूटूंगा तो बिगड़ न जाए। ये सारी परिस्थितियाँ जो अभी निर्मित हो रही हैं, धर साहब, आज जो बहुत सारे अनाथालय में लोग जा रहे हैं, बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बन रहे हैं, कोरबा में भी, ये छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में भी ये सब चीज़ें बनने लगी हैं। मन थोड़ा सा, चूँकि अब हम लोग भी दादा नाना बन गए हैं,
तो मन में ये भाव तो आता है कि हमने अपने पिता के साथ जो किया था वो आजकल नहीं दिखता। नहीं, वो तो देखिए पीढ़ी का जो अंतर है वो तो रहेगा। जैसे हमारे पिताजी अपने पिताजी के साथ कैसा करते थे वो हमने नहीं किया, हमारे बेटे वो नहीं कर रहे जो हमने अपने पिताजी के साथ किया। लेकिन जो सबसे बड़ी खतरनाक बात कि परिवार टूट रहा है जी। पहले हमको ये देखिए, मैं तो अपना जानता हूँ कि हमारे पूरा परिवार होता था और मैं तो अपनी मासी के घर में ही पला हूँ। वहाँ आज भी हमारी भाभी जो है वो बोलती है कि तू जब आता था जो तू बोलता था वही होता था। मतलब मेरी मासी जो है उनकी जो बहू थी वो जो तू बोलता था वही होता था। तेरे आने के बाद पूरे घर का वातावरण, मतलब ये कहाँ मिलेगा आज तो माँ बाप के साथ नहीं हो रहा है। अब जो 93% पिता बोलते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ वो पिता क्यों नहीं दे पा रहा समय, क्योंकि वो रोजी रोटी में लगा हुआ है। ठीक है ना, रोजी रोटी में लगा है। तो पहले भी नहीं, हमारे पिता भी नहीं देते थे हमको समय, हमने भी अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाए क्योंकि हम तो रोजी रोटी में लगे। तो माँ का काम होता है, तो इसलिए मैं इसको तो कोई बहुत कोई मतलब आतंक सूचित हाँ ठीक है स्टैटिस्टिक्स नहीं मानता। लेकिन ये वाली जो बात है ये बिल्कुल सही है कि आज जब परिवार टूट गया है, पहले भाइयों की सपोर्ट होती थी, मासी की, मामा की, चाचा की, बुआ की, ये सब वो सपोर्ट धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो वो जब खत्म हो रही है तो पिता भी अकेला पड़ता जा रहा है क्योंकि उसके अपने रिश्तेदार नहीं है। और ये जो क्योंकि पीछे से हमारी एक परंपरा चली आ रही है, पिता और पुत्र में थोड़ा सा फर्क रहता है जी। हमने सबने देखा है, हमारे भी पिताजी, जबकि मैं तो बहुत ही प्रोग्रेसिव परिवार से था लेकिन फिर भी फर्क था। तो वो भावनात्मक तरीके से वो चाहते हैं कि हमको एक बेटा सपोर्ट दे, जो समय हम नहीं दे पाए बेटा हमको दे दे। लेकिन ये मोबाइल ने तो और बर्बाद कर दिया, जो थोड़ा बहुत था भी वो भी खत्म कर दिया। तो मैं ये खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि ऐसा करके डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। मैं तो यहाँ उद्यान में देखता हूँ कि 70 साल के, 75 साल के, 80 साल के बुजुर्ग जो हैं वो आते हैं लाठी टेकते हुए और चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों बैठते हैं चुपचाप? क्योंकि उनको आदत ही नहीं है बोलने की, या उनको ये पता नहीं है कि मैं बोलूँगा तो जैसे घर में नहीं मेरी सुनी जाती, ऐसे क्या पता यहाँ भी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ऐसे लोग जिनको पेंशन मिलती है, मतलब वो आर्थिक रूप से सक्षम है, वो कोई कमज़ोर नहीं है, वो भी बोलते हैं अरे फलाना काम करना, बहू से पूछना पड़ेगा। क्यों पूछना पड़ेगा भाई आपको? आप तो सक्षम है। नहीं, घर में शांति रखने के लिए करना पड़ता है। तो ये जो हो रहा है, ये एक गैप आ रहा है। इसीलिए आप पाएंगे या तो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं लोग, या माँ बाप जो है बच्चों से अलग रह रहे हैं। जी। कोरबा तो गढ़ बनता जा रहा है बुजुर्ग माँ बाप का। धीरे धीरे यहाँ पे जो रिटायर हुए हैं, हाँ, उन लोगों का बच्चे बाहर निकल गए, बच्चों के साथ कभी 15 दिन महीना बिता दिया, फिर वापस आ गए और बच्चे यहाँ आ नहीं रहे हैं। तो कोरबा गढ़ बनता जा रहा है और वो गैप बढ़ता है। फिर भावना तो अगर आज मेरे को कोई ज़रूरत है तो मेरा पड़ोसी करेगा मेरी मदद, क्योंकि मेरा बेटे को आते आते कुछ भी कर ले तो 24 घंटे लगेंगे। जी। और दूसरा तो विदेश में तो उसका तो और फ्लाइट ही 14 घंटे की और 11 घंटे की, मतलब 25 घंटे की तो फ्लाइट ही है। वीज़ा ये सब करते करते 4 दिन लग जाएंगे। तो मेरे पड़ोसी आज मेरे, लेकिन मैं तो खैर इस बात को मानता हूँ कि हम बुजुर्गों को आगे निकलना बाहर निकलना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। बात करिए, अपना दुख बताइए, दूसरे का दुख पूछिए, किसी के दुख में साथ दीजिए। दुख में जब आप साथ देंगे तो सुख में अपने आप साथी मिल जाएगा आपको। तो भावनात्मक सपोर्ट नहीं ज़रूरत पड़ेगी बच्चों की फिर। जी बिल्कुल। और एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हमने अपने पिता को खो दिया है तो हमको एहसास हो कि पिता क्या होता है। तो जब कोई चला जाता है ना, तब उसका आकलन हम करते हैं कि हमारे जीवन में कितना महत्व रखते थे वो। पिता तो आधार होता है जीवन का। और परिहास में हम लोग कहते हैं, कुमार विश्वास एक बड़ी बढ़िया बात कहता है कि माँ के चरणों के नीचे जन्नत होती है, पिता के चरणों के नीचे। तो बोले क्या होता है? तो बोले जूता। तो हम लोगों ने तो वो काल देखा और थोड़ा बहुत हम लोग भी वो करते हैं। मैं तो करता हूँ कि बच्चों के साथ थोड़ा सख्ती करता हूँ, क्योंकि हमने पिता से खूब मार खाई है। और स्वाभाविक है, वैसे ही होता है जैसे ड्राइवर जब कंडक्टर रहता है तो अपने उस्ताद से कुछ न कुछ गाली, कुछ न कुछ लात घूंसा खाया रहता है।
तो जब वो उस्ताद बनता है तो अपने कंडक्टर के साथ वैसे ही करता है। हम लोग भी खूब लात घूसा खाए हैं बाप पिताजी की, तो स्वाभाविक कि थोड़ा बहुत तो असर उसका रहेगा ये। लेकिन कई बार होता है धर साहब कि मैं समाज में बहुत सारे लोगों से चर्चा होती। कल भी मुझे एक सज्जन मिले थे और वो यहीं कोरबा में SCCL में नौकरी करते थे, नाम लेना मुनासिब नहीं, किसी के पारिवारिक मामला है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब उनका दिन था तो बड़ा जलवा था उनका। लेकिन आज ये स्थिति है कि एक ही बेटा था और बेटे ने उन संपत्ति को अपने नाम करवा लिया और उनको घर से बाहर कर दिया। कल सुबह की बात थी, कल हम लोग बैठे हुए थे पार्क में और वो आए तो बड़ा कष्ट हुआ। मैंने उनका देखा है जलवा जवाब कि किस तरह से लोगों के बीच में रहा करते थे, और आज ये स्थिति की फटी हुई चप्पल और सड़ा हुआ झड़ा हुआ कह लें कुर्ता और धोती, तो वो देख करके बड़ा कष्ट हुआ। और आज फादर्स डे पे बात करते करते मुझे याद आ गया, तो ये इस तरह का कृत्य जो बच्चे कर रहे हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वो क्या कहते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बिल्कुल। तो आपका बच्चा भी आपके साथ इससे ज़्यादा दुर्दांत व्यवहार करेगा। नहीं, लेकिन देखिए मेरे को इसमें एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा जी कि अगर बच्चे ने संपत्ति अपने नाम कर ली जी, तो बच्चे ने नहीं संपत्ति अपने नाम की, आपने कर दी उसकी, जी तो वो काम करना ही नहीं है जी भाई। मेरे मरने के बाद तो मेरे बच्चों को ही मिलेगा ना, तो अब इसे क्यों दूं मैं उनको जी। ठीक है, एक बात। दूसरा ये है कि अगर आपके बच्चे ने अपनी संपत्ति अपने नाम कर ली तो उसके बाद वो आपका केयर नहीं कर रहा है, तो कानून है ना, जाइए ना। जब उसने बदतमीजी की, मैंने यही बात उनसे, मैंने उनसे यही बात कही कि आप कानून का आश्रय लीजिए ना। बेशर्मी वो कर रहा है और आपको इस हालत, मतलब मेरे को दुख हो रहा है सुन के कि एक आदमी जिसका आप बोल रहे जलवा था, मतलब वो अच्छी पोजीशन में रहा होगा और 10 आदमी की मदद करता होगा, 10 आदमी से मिलता होगा, 50-60 आदमी 100 आदमी में उसका रुतबा होगा। वो आदमी आज फटी चप्पल या टूटी चप्पल और झरा हुआ कुर्ता पहन के जा रहा है। मुझे तो बहुत दुख हो, सच में बता रहा हूँ मैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जी जी। तो उनको अवश्य इस मामले में को आगे बढ़ाना चाहिए या समाज को पकड़ ले। जी जी। अभी आपने देखा को पुणे में शायद हुआ है, एक बुजुर्ग जो है वो 70-73-75 साल के थे, वो सड़क पे जा रहे थे, गाड़ी उनको मार के चली गई जी और वो खत्म हो गए जी। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो प्रथम दृष्टया तो पता चला कि हिट एंड रन का केस है और ये जो है कोई गाड़ी वाला मार के चला गया। लेकिन जब धीरे धीरे उसमें पुलिस अंदर घुसी तो पता चला वो तो मरवाया गया है बुजुर्ग। मरवाया किसने? उसकी अपनी बहू ने। 300 करोड़ की उसकी संपत्ति थी और वो बहू खुद सक्षम है, अच्छी नौकरी वगैरह कहीं कर रही थी 300 करोड़ के लिए। तो ये जो है समाज में अगर हो रहा है तो और ज्यादा आपको ये सजग होना है। 300 करोड़ की आपकी संपत्ति क्यों चल रहे हैं सड़क पे? ऐश करिए उस पैसे से, मस्ती करिए, 4 ड्राइवर रखिए आप, जी जी, 20 गाड़ियां रखिए, 4 बंगले रखिए, और भाई जब मैं मरूंगा तो मिल ही जाएगा तुमको, 20 सिक्योरिटी गार्ड साथ में रखिए, रख सकते हैं ना, आपके पास है पैसा। जी जी। उसी तरह ये जो सज्जन है, मेरे को ये तो आपने एक मैं तो बहुत सारे उदाहरण देखता हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल। बाप को लात मारी, किसी ने मेरे को बताया तो मैं तो खून खोल गया, मैं तो चल अभी चलते हैं। तो बोला, वो पकड़ लिया मेरे को, बोले आप मार दोगे उसको जाके? मैं बिल्कुल मारूंगा जाके। बाप को लात, उसी के घर में रह रहा है जो मकान बाप ने बनाया, बूढ़े बाप को पहली मंजिल पे रखा, दूसरी मंजिल पे रखा, खुद नीचे रह रहा है, और बाप जब ऊपर चढ़ने लगा, गिर गया, तो बजाय इसके कि उसको सपोर्ट दे के ऊपर पहुंचाए, लात मार दी उसको। और हमारे जो साथी ने जिसने देखा, जी जी, ऐसे नालायक को तो बिल्कुल। वैसे भाई साहब ठीक है, ऐसे लोग समाज में हैं, दिखते हैं। मैंने भी जो उदाहरण दिया, आपने जो कहा, ऐसा होता है। कई बार लोग सिंघानिया परिवार का उदाहरण देते हैं कि देखिए कितने अरबपति थे और उसके बाद पूरी संपत्ति उनको दे दी बच्चों को। तो होता है ऐसा, लेकिन ये अपवाद स्वरूप इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज भी भारत में माता पिता की इज्जत करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम उनकी ज़्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि नकारात्मकता दिमाग में घर कर गई है। और एक बात ये भी है, ये भी कहा जाता है कि जैसे समुद्र में हम कोई चीज़ फेंकते हैं ना तो स्वीकार नहीं करता, वो वापस करता है, वैसे हमारा व्यवहार है। हम जैसा अपने माता पिता के साथ किए होंगे वैसा ही हमको मिलेगा, ये भी सही है। और ये बच्चे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे पिताजी भी जानते थे, उनके पिता भी जानते थे, और हमारे नाती पोते भी जानेंगे। एक बात जरूर, मैं एक बार प्रेम भूषण जी की कथा यहाँ हो रही थी,
तो हम लोगों ने चर्चा के दौरान ऐसे उनसे कहा कि गुरुदेव, ये जो समाज धीरे धीरे इस दिशा में जा रहा है, क्या करना चाहिए? बोले, हमसे कोई आके ऐसा पूछता है कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, तो मैं सबसे पहले तो यही पूछता, तू अपने बाप के साथ क्या किया था? तो जो तूने किया था वही पा रहा है, और अगर तुमने अच्छा व्यवहार किया था और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, तो इसका मतलब तुमने पूर्व जन्म में कोई न कोई गड़बड़ी की है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो ये पूर्व जन्म का तो नहीं मालूम, लेकिन इस जन्म का जरूर है कि जब बेटा देखता है कि हमारे पिताजी ने अपने पिताजी के साथ कैसा व्यवहार किया, तो स्वाभाविक वैसा ही व्यवहार उसको संस्कार में मिल जाते हैं। तो आज फादर्स डे पर हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा, हमारी उम्र वालों को, कि अपने बच्चों के साथ अगर थोड़ा सा टाइट हैं तो भावनात्मक रिश्ते की बात ना, तो सपोर्ट आपको चाहिए तो सपोर्ट उनको भी दो। मैं भी कई बार नाराज़ होता हूं, तो अब तो सीख रहा हूं कि नहीं, थोड़ा गले लगा लो भाई, डांट दिया तो। मैं देखिए, मैं इसमें दो बातें बोलूंगा कि मैं ओपन ऑफर दे रहा हूं कि अगर आपके बच्चे आपके साथ बहुत प्रेमवत व्यवहार करते हैं, आपको इज्जत देते हैं, तो उसको उजागर कीजिए जी, मेरे को बताइए, मैं 10 जगह उसको उजागर करूंगा। उसी तरह अगर आपके बच्चे आपके साथ अच्छा व्यवहार किसी भी कारण से, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग बात है, तब भी उसको उजागर कीजिए, मेरे को बताइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। जी जी जी। लेकिन घर में घुट घुट के मत मरिए, घुट के मत मरिए, टूटी चप्पल और छीजा हुआ कुर्ता पहन के मत रहिए, उसका प्रतिकार कीजिए, उसको दुनिया के सामने बताइए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बुजुर्ग लोग सियान सदन में बैठते हैं, कई बार उन लोगों से चर्चा होती है, वो बोलते हैं कि कमलेश भाई, आप भी अब हमारे उम्र में आ गए हो, 60 को पार कर गए हो, तब तो आना चाहिए। तो बोलता हूँ अभी थोड़ा गतिमान हूँ, चल रहा हूँ, इसलिए चल रहा हूँ, वहाँ नहीं जाता। हाँ, मैं भी नहीं जाता। और जब ये स्थिति हो जाएगी कि अब थोड़ा सा कहीं चलने फिरने में दिमाग कम काम करेगा, तो फिर स्वाभाविक है कुछ आश्रय वहीं बैठेंगे लोगों से मिलने के लिए, कुछ अपनी सुनाओ, हम कुछ अपनी सुने। लेकिन उनके बीच जो बातें होती हैं, तो कई बार कुछ लोग ही रहते हैं ना, मतलब अगर 50 लोगों से बात करेंगे तो एक आध आदमी ऐसा बोलता है कि हमारे बच्चों से मैं परेशान हूँ। 49% लोग यही बोलते हैं कि नहीं, हम सुखी हैं, थोड़ा बहुत तो मैं देखिए, इसमें मैं छोटा सा एक संशोधन करूंगा जी, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शर्म के मारे नहीं बोल पाते। हाँ, ये भी है, ये भी है। मैं आपको जो बोला ना कि आप सक्षम हैं, पेंशन मिल रही है, उसके बाद भी बहू से पूछना पड़ेगा। क्यों पूछना पड़ेगा भी बहू से? जी। आप जो आपने घर बनाया, वो घर में रह रहे हैं, वो आपका बेटा बहू, आपकी पेंशन घर में बहुत सारे कामों को मदद दे रही है, फिर भी बहू से क्यों पूछना पड़ेगा? बहू को बताना क्यों नहीं पड़ेगा? बोल रहे हैं आप कि मैं बहू को बता दूंगा जी, या बेटे को बता दूंगा। मैं बहू को तो दोष ही नहीं देता। जो बेटा 28 साल 25 साल हमारे साथ रहा, 2 साल 3 साल में आगे बाहर की एक लड़की ने उसको कंट्रोल करिए, नो, मैं एग्री करता। तो बेटे को बताइए, पूछिए नहीं। यस, आप बता दीजिए, बिल्कुल बताइए, पूछिए नहीं। हाँ, पूछिए, अनुमति मत लीजिए। हाँ, अनुमति मत, क्यों लेंगे भाई अनुमति आप? जी जी। हाँ, ये है, उनको भी उसी तरह से व्यवहार करिए, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, उनको भी सपोर्ट दीजिए। जहाँ वो चाहते हैं, कुछ थोड़ा आज़ादी चाहते हैं, दीजिए ना आज़ादी भाई उनको। आपको भी तो लगा होगा जब आप जवान रहे होंगे, आज़ादी उनको दीजिए, मदद करिए उनकी, सामने खड़े हो जाइए, खुद आके बोलिए कि मैं आपका ये काम मैं खुद करूँगा। जी जी। तो अपने आप घर में सामंजस्य बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ताली दोनों हाथ से बजती है, हमको समझना पड़ेगा इस बात को। और फादर्स डे पर जो परेशान है उनको, जैसा मैं तो ऑफर दे रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको सपोर्ट की जरूरत है जी, मेरे को आप बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ जी। और हमारे इस कार्यक्रम को सिर्फ कोरबा में ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं, बाहर भी लोग सुनते हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर उसके जरिए बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि वहाँ भी वो कोई धर साहब को खोज लें, हर जगह मिलेंगे। हर जगह मिलेंगे ऐसे लोग। कोई ना कोई हमको बताइए, हम वहाँ भी सपोर्ट, कहीं भी हम आपके लिए सपोर्ट ढूंढ के लाएंगे। सब जगह अपने मित्र तो सब जगह है। जी जी। और बच्चों से आग्रह है कि अपने पिता को पिता ही माने, उनको ये मान के चलें कि जिस दिन वो साया हटेगा ना, उस दिन आसमान पे कुछ नहीं दिखाई देगा। कहते कहते भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो पल हम लोगों ने महसूस किया है, और जो महसूस किया है उसको कहते समय स्वाभाविक है कि थोड़ा सा आंखें नम हो जाती हैं, भाव प्रधान बातें होने लगती हैं। तो थोड़ा सा जो अभी हैं उनकी जितनी सेवा कर पाइए करिए। तो यही फादर्स डे पर आप लोगों के लिए हम लोगों की तरफ से संदेश है। 16 करोड़ छुरी में खर्च, 5000 लोग ढूंढी और टैंकर के ही पानी के भरोसे। कोरबा पृष्ठ पर प्रमुखता से एक अखबार ने शेडिंग से खबर लगाई है, भूजल स्तर गिरने से बड़ी किल्लत, बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद। आंधी के बाद 2 दिन से 12 गांव में बिजली नहीं, और घंटाघर के ठेलों की शिफ्टिंग 4 महीने टली, पुलों की ऊंचाई नहीं बढ़ाई, नालों की चौड़ाई घटी, दादर खुर्द खरमरा मार्ग होंगे लबालब। इसी तरह की खबरें कोई
लेकिन ये खबर पे जरूर हम चर्चा करेंगे। 16 करोड़ चोरी में कर 5,000 लोग ढोणी और टैंकर के पानी के भरोसे। 16 करोड़ खर्च कर लो, 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर लो, 20,000 कर लो। हाँ, ढोणी और टैंकर के पानी के भरोसे जो लोग हैं, आखिर ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। परंपरागत तरीके से कोई कष्ट झेल रहा है वो तो ठीक है कि उसको ठीक करना है, थोड़ा बहुत जो सुविधा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम को नष्ट करते जा रहे हैं, तालाब नष्ट हो रहे हैं, कुएं चले जा रहे हैं, पाताल में पानी उसमें नहीं है, नदियों का पानी रोक करके थोड़ा बहुत उसको दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जितना उलीच रहे हैं उतना डाल नहीं रहे हैं। आखिर इसके बारे में भी तो विचार करने की ज़रूरत है। हमारे बाप दादा ने तो कहा था कि पानी को बचाओ, लेकिन क्या हम बचा रहे हैं? क्या नहीं बचा रहे हैं। वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ये जो 16 करोड़ खर्च किया गया है जी, ये किस काम के लिए खर्च हुआ ये तो नहीं पता मेरे को। इसमें क्या काम, कोई वाटर हार्वेस्टिंग या पानी का कोई टैंक बनाया होगा, उसी के लिए कोई पाइपलाइन बिछाई गई, जलावर्धन योजना के लेकिन तहत उसके किया बाद गया। भी 5,000 लोग अगर ढोडी के सहारे हैं तो वो तो पहले भी ढोडी के ही सहारे रहे होंगे। जी, जी। इसका मतलब ये 16 करोड़ जो खर्च हुआ वो किसी काम नहीं आया, वो कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या गलत प्लानिंग। मैं भ्रष्टाचार ही नहीं, वो भी प्लानिंग, गलत प्लानिंग भी अगर है वो भी भ्रष्टाचार है। जी। आपने जो पाइपलाइन बिछाई, जो आपने तरीका बनाया वो सही नहीं था, तो वो भी तो भ्रष्टाचार है ना। आपके आचार में जो काम आपको करना था वो करने से दूसरे को फायदा नहीं हुआ तो क्या फायदा फिर आपका? जी 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 जी। तो ये तो वही चीज दिख रही है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। जी, और जी। मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा। ये जो घंटा घर से ठेलों की शिफ्टिंग वाला है, मैं इसमें छोटा सा बोलना चाहूंगा। जी। पूरे कोरबा एरिया में इस पूरे ये अब हब बन गया है। जी। घंटाघर जो है ये मेजर हब बन गया, बिजनेस हब बन गया। एक समय जैसे कोरबा में दीनदयाल मार्केट के आसपास रहता था, वो सब यहाँ शिफ्ट हो गया। और पूरे 1-1.5-2 किलोमीटर के एरिया में सैकड़ों ठेले बन गए हैं। जी। और ये जो कारण है इन लोगों का, जो सबसे बड़ा कारण है कि वो उसमें जो दूसरी जो चौपाटी में जो शिफ्ट नहीं होना चाहते, उनको ये है कि इतने ठेले बाहर खुल गए हैं कि वो अगर वहां चले गए तो लोग बाहर वाले ठेलों से खरीदेंगे, तो इनका वहां जाना जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए पहले सरकार को, निगम को उन बाहर के जितने ठेले उनको भी खींचे वहां से, और उसके बाद इनको बोले तो ये चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात उन लोगों ने कही। अभी 2-3 दिन पहले चर्चा हुई थी, हमने खबर लगाई थी, तो उन लोगों को कहना था कि हमको नुकसान होता है। और मुझे ये लगता है कि जब ये योजना बनी थी, लगता है क्या सच भी यही है, जागे इस्लामाबाद उस समय महापौर थे, तो उन्होंने एक भी ठेले बाहर नहीं रहेंगे इस योजना के तहत यहाँ पे चौपाटी स्थापित कराई थी। और चौपाटी भी क्या है, वहाँ जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो उनको सड़क लगाने की अनुमति रहती है कि आप सड़क पे लगा लें, लेकिन अंदर आप नहीं रहेंगे। 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितना दिन का कार्यक्रम रहता है तब तक वो बाहर रहते हैं, उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं। लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि जितने यहाँ उससे ज़्यादा आप बाहर हो गए हैं, तो आप इनको अगर गढ़कलेवा नाम दिया गया है, उसका गढ़कलेवा में डाल देंगे उनको, तो स्वाभाविक बहुत अच्छी जगह, बड़ी व्यवस्थित जगह है, वहाँ पेड़ ओड़ हैं, वहाँ जाता है आदमी, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ दिन चला भी था। लेकिन ये बाहर के जो ठेले हैं, अगर ये ठेले चलते रहेंगे तो उनको नुकसान होगा। तो इन ठेले वालों को भी या तो आप कहीं शिफ्ट कराएं या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो सतत प्रक्रिया है ना दर साहब। आप 4 को ठीक करेंगे तो 8 पैदा हो जाते हैं। जैसे बेजा कब्जा है, बेजा कब्जा आप एक हटाते हैं, दूसरी जगह उनको जगह दे करके शिफ्ट स्थापित कर देते हैं, लेकिन पता लगा कि उसके आसपास फिर दूसरे लोग आके जम गए। तो ये जो नगर निगम के लोग हैं, जो जिनको कई बार मन में आता है कि इनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो यहाँ नहीं कर सकते, व्यक्तिगत तौर पर तो करते हैं। इनको जो देखते हैं कि हाँ ये ठेले बढ़ रहे हैं, बेजा कब्जा हो रहा है, वहाँ पैसा लेकर के जो अपना आनंद राम को शाम को जो उनकी 4,000 रुपये की बोतल खुलती है, आखिर इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ भी ध्यान रखना है इनको। लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, वो आराम से अपना काम का, उनका हालांकि ऊपर भी हिस्सा जाता होगा इसलिए कार्रवाई नहीं करते। वो तो खैर सब जानते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो ठीक करना है तो फिर सबको ठीक करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा कठोर होइए, कुछ शहरों में आप घूम के आइए। मैं तो बहुत नहीं घूमा हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2-3 बार चंडीगढ़ गया, वहाँ कोई भी ठेला आपको सड़क पे दिखेगा नहीं, तुरंत कार्रवाई करते हैं लोग। तो आप पहले तो
पसरने देते हैं लोगों को, बैठने देते हैं, और उसके बाद जब पसर गए तो आप हल्ला मचाना आप शुरू कर देखिए देते ना, हैं। घंटा घर के सारे चौराहे, ये जो फुटपाथ है खत्म वो है, सब फुटपाथ। कवर्ड है, सब फुटपाथ कवर्ड है, खत्म। दिखता ही नहीं है कहीं पे फुटपाथ। और शाम को आप देखिए तो उसको नगर निगम के लोग घूमते रहते हैं झोला लेके, डालो इसमें। वो जैसे बम्बई में होता है ना, दिखाते हैं फिल्मों में कि वो गुंडे निकलते हैं और सबसे रोज का टैक्स वसूलते हैं, तो वैसे यहाँ नगर निगम के लोग हैं, टैक्स वसूल रहे हैं, कुछ तो सरकारी खाते में जाता है। और ये कहने में कोई संकोच नहीं है, किसी से डर के बात नहीं करता मैं, लेकिन ये सही है कि स्वीकार, इस सच को भी स्वीकार करने मुझे कोई गुरेज नहीं कि वर्तमान में जो सीईओ हैं वो निहायत ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। लेकिन जब नीचे वाले लोग बेईमान रहे तो सामने वाला कितना सुधार लेगा? और वो हर जगह तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, और विशेष करके महिला है तो वो चाहते हैं कि अच्छा काम हो, लेकिन जो नीचे बैठे हुए लोग हैं जिनकी आदत पड़ गई है, एक शब्द होता है ना हरामखोरी की, वो कहाँ सुधरने वाले हैं? तो वो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। घंटाघर की चौपाटी को शिफ्ट करते करते अगर ये सब भी ठीक कर लेंगे तो जो आपने कहा कि हब है कोरबा में, जब कोई आदमी आता है तो शाम को ये कहता है कि चलिए थोड़ा निहारिका क्षेत्र में, इसको निहारिका क्षेत्र कहा जाता है, घूम के आते हैं, और यहाँ का जो दृश्य शाम को होता है ऐसे लगता है कि मछली बाजार हो गया पूरा का पूरा। तो इसको सड़क भी नहीं पार कर सकते जी, साहब, इसको सड़क भी- नहीं पार कर सकते। इसको भी जरा बेहतर करने की जरूरत है। चलिए विराम देते हैं हेडलाइंस को यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और धर साहब समय निकाले आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।